So hello everyone. Today we will continue our the fundamental note of life. उसका पार्ट 2 है आज. ठीक है, हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है. तो आज हम इसमें भी वो लेक्चर नहीं देखा है. आप जाके पहले वो देख सकते हैं, फिर इस लेक्चर पे आ सकते हैं. बिकॉज उसमें हमने सारे बेसिक्स कवर किए थे कि द फंडामेंटल ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल क्या होती है, कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ, हिस्ट्री क्या है उसकी. ठीक है. सो आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और अदर थिंग्स के बारे में. ठीक है. सो आज हम कवर करेंगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड डीएनए, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्गी apparatus, ठीक है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, last stage vesicles और diffusions and osmosis. Okay, so now move on to the today's our first topic, cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. तो द साइटोप्लाज्म इज द सेमी जेली लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, present between the plasma membrane and the nucleus. Okay, it contains all cell organelles and provides the medium in which they functions. तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 70 to 90% वाटर होता है इसके अंदर. ठीक है. एंड प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स, डिसॉल्व गैसेस एंड देन सेल ऑर्गेनल्स. तो द लिक्विड पोर्शन विदाउट ऑर्गेनल्स, ओके, उसको बोलते हैं अपन साइटोसोल. ठीक है. लिक्विड है, फ्लूइड है, बट उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे साइटोसोल. ठीक है. ठीक है. सो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. So first होता है cytosol. So the fluid components where dissolvers transfers are present. क्या फंक्शन है इसके? Dissolve nutrients, allow movement of molecules and provides a medium for chemical reactions. ठीक है. अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स. तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है. स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर सजेस्टेड इन द साइटोप्लाज्म. एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स. ठीक है, जो हम बात की, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा. ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस की. क्या क्या फंक्शंस है साइटोप्लाज्म के? तो फर्स्ट इसका कि साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जितने भी पाथवेज चलते हैं, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर चलते हैं, चाहे वो टीसीएस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सारे. ओके. नेक्स्ट की सपोर्ट करता है ऑर्गेनल्स को एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट. और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइटोप्लाज्म. स्टोरेज एंड सेल शेप बनाए रखना है. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में आप सब जानते हैं, जो सेल के अंदर जो सेंटर होता है, या फिर बोलते हैं कि हेड ऑफ द सेल. ठीक है, तो न्यूक्लियस बोलते हैं. तो द न्यूक्लियस इज अ लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ओके, फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल्स. ठीक है. अब बात करते हैं कि द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था सबसे पहले? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था इन 1831. ओके. तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का. ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियर इनवेलप होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, पर फिर न्यूक्लियर पोर होते हैं, छोटे छोटे, देख सकते हैं आप. न्यूक्लियोलस इसके सेंटर में होता है और क्रोमेटिन होता है इसके अंदर. देन न्यूक्लियोप्लाज्म का जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है. सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्या, द न्यूक्लियस इज enclosed by a डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होती है इसके पास, containing numerous nuclear pods that regulate the exchange of materials between the nuclear and cytoplasmic region. ठीक है. So inside the nucleus are the न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन एंड वन और मोर न्यूक्लियाई हो सकते हैं. एंड वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्स, जहां राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, असेंबल होता है. फंक्शन की बात करते हैं कि स्टोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए वगैरह, आरएनए जो भी होता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर, उसको प्रोडक्ट करता है. दूसरी बात है कि कंट्रोल्स ऑल सेल्युलर एक्टिविटीज बाय रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशंस. ठीक है, जीन एक्सप्रेशन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट की डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू ट्रांसक्रिप्शंस. ठीक है, ये पता है हमें, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब न्यूक्लियस के अंदर होता है. So coordinate cell growth, metabolic and cell divisions. Ensure the accurate transmission of genetic information to daughter cells. न्यूक्लियस को अगर हम बात करें तो सेल का सीपीयू बोल सकते हैं. प्रोसेसिंग करता है सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, और कंट्रोल करता है सेल की ग्रोथ. ठीक है, साइज, शेप को. फैक्ट्स की बात करें तो द न्यूक्लियस कंटेन्स अबाउट 99% ऑफ द सेल जेनेटिक मटेरियल्स. इसके पास 99% सेल जेनेटिक मटेरियल होता है. एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स इन मेनी एनिमल्स. इसकी बहुत बड़ा ऑर्गेनल्स होता है. Now, अब बात करें स्ट्रक्चर की. सो देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बात की अभी, न्यूक्लियर एनवेलप. सो डबल मेम्ब्रेन होता है एंड सेपरेट द न्यूक्लियर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. देन कंटेन्स न्यूमेरस न्यूक्लियर पोर्स. ओके. नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो
allow control exchange of materials between the nuclear and cytoplasm. Okay, so nucleoplasm. So a transparent fluid inside the nucleus and then contains an enzyme nucleotide chromatin nucleolus है. न्यूक्लियोलस मतलब क्या होता है? देखो डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसमें फंक्शंस क्या है इसके कि प्रोड्यूस करता है राइबोसोम आरएनए, यानी कि आरएनए को प्रोड्यूस करता है एंड असेंबल राइबोसोम सब यूनिट्स. आगे बात करेंगे हम सेल एक्टिविटी सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स एज यूजुअली अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. क्रोमेटिन मतलब तो थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, ठीक है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन. नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. जब सेल डिवीजन होता है तब सिस्टर क्रोमेटिन बनते हैं और फिर क्रोमोसोम बनता है. ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स एंड डीएनए की. So chromosomes are condensed structures made of a DNA and protein that carry hereditary information from one generation to next. ये हमें पता, we know that. So you can see the structure of chromosome. So ठीक है, so ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. You can see मेटाफेज क्रोमोसोम क्रोमेटिन होते हैं, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, ठीक है, और क्रोमेटिन फाइबर ये देख सकते हैं आप. इससे डीएनए होता है हमारे पास. न्यूक्लियोसोम एक न्यूक्लियोसोम है हिस्टोन ऑक्टामर. तो ऐसे जो डीएनए इसके अराउंड एक रेप होता है, ऐसे डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है, जिसमें बेस पेयर्स होते हैं, स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स. तो इसके हम बारे में बात करें, डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर को देखेंगे सही से. सो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं इसके पास, ठीक है, टू आइडेंटिकल हॉल्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिन. ये जो है ना, इनको सिस्टर क्रोमेटिन बोलेंगे आप, ठीक है. बात करते हैं कि सेंट्रोमियर्स. सेंट्रोमियर जो है ना, यहाँ पे सेंटर में होता है इसके पास सेंट्रोमियर्स, ठीक है. सो द constricted regions joining the chromatids जो करता है वो सेंट्रोमियर को, ठीक है. फंक्शन की बात करें तो holds chromatid together and attach spindle fibers during cell division. टीलोमियर्स साइड में से कोने पे होते हैं ये. protective regions at the end of the chromosomes and they protect the chromosomes from damage and help maintain stability. फंक्शन की बात करते हैं. सो फर्स्ट है कि कैरी जीन्स, यानी कि जीन्स आर सेगमेंटेड ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. यहाँ पता है, ठीक है, जीन सेगमेंटेड होते हैं डीएनए के जो कि क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हेरिडिटी. सो क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यहाँ पता है, हेरिडिटी बोलते हैं. सेल डिवीजन. सो क्रोमोसोम्स इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स एंड एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं. सो चेंज इन क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस. ये सब हम जेनेटिक्स के अंदर देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शंस वगैरह सब, ठीक है. हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशंस वो सब जेनेटिक्स के अंदर आता है. एवोल्यूशन जब पढ़ते हैं तब. डिफरेंसेस बिटवीन क्रोमेटिन, हाँ. सो बहुत सारा को क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में ये होता है, कंफ्यूजन होता है. उससे पहले देख सकते हैं, देखो सबके अंदर जो वेरी करता है क्रोमोसोम का जो नंबर है, ह्यूमंस के अंदर हमें पता है कि 46 होता है, 23 पेयर्स होते हैं. फ्रूट फ्लाइज के बाद तो 8 होते हैं उसके अंदर, ऑनियन के अंदर 16 होते हैं, राइस के अंदर 24 होते हैं और डॉग के अंदर 78 होते हैं, ठीक है. तो बात करते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के अंदर क्या डिफरेंसेस है. तो देखो क्रोमेटिन जो है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम हमारे पास थिक एंड कंडेंस्ड. सेकंड है कि विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स. क्रोमेटिन हमें दिखेगा नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर, बट क्रोमोसोम हमें दिखता है सेल डिवीजन के टाइम. लेस कंडेंस होते हैं और ये हाईली कंडेंस होते हैं, ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है. अब बात करते हैं डीएनए की, ठीक है. सो डीएनए इज द मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी का मॉलिक्यूल है. कंटेन्स द बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, development, functioning, and reproductions of living organisms. Yeah, so every living organisms from bacteria to humans depends on DNA to store genetic information. लेकिन जितने भी organisms है, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया या फिर ह्यूमंस हो गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास डीएनए होता है, ठीक है. और वही डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी, ठीक है. बिकॉज इट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इवोल्यूशन. अब बात करें डिस्कवरी की. सो 1869 के अंदर फ्रेडरिक माइशेल फर्स्ट आइसोलेटेड डीएनए, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था. एंड 1953 के अंदर जेम्स वॉटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक प्रोसीड द डबल हेलिक्स मॉडल यूजिंग क्रूशियल एक्स-रे डिफ्रेक्शंस. ओके, डेटा जनरेटेड बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड म्यूरिन विल्किंस. इन्होंने डेटा जनरेट किया. हमें पता है कि 1953 के अंदर वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स. लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो स्ट्रक्चर क्या है, देखो इच डीएनए स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. Each nucleotide contains
डीऑक्सीराइबोस शुगर्स एंड अ फॉस्फेट ग्रुप देन अ नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों एक डीएनए स्ट्रक्चर के पास होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डीएनए स्ट्रक्चर है, द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, इसको हम द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दिस आर द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। दिस आर द नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, वो बाद में बात करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसके पास। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये दिस आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कंपोनेंट्स क्या होता है वो सब हमने बात की कि फॉस्फेट ग्रुप होगा इसके पास एंड नेगेटिव चार्ज होता है जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है जो कि 5 कार्बन शुगर है। नाइट्रोजनस बेस देखिए एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब होता है इसके पास। अब जो एटी है ना, एटी के पास क्या होता है कि डबल बॉन्ड होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके पास, तो जीसी के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, अब की फीचर की बात करें तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए एंड एंटीपेयर होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं कि जब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तब। और डायमीटर 2 नैनोमीटर का होता है इसके पास। वन कंप्लीट टर्न जो होता है वो 10 बेस की होती है। ठीक है, ये जो एक टर्न हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर 10 बेसिस होते हैं इसे। वो इसकी जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर के 0.34 नैनोमीटर होता है एंड राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो डीएनए के अंदर हम अगर ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं तो हमारा एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। ठीक है, नाउ ऑन टू द नेक्स्ट, जीन। डीएनए का जो एक सेगमेंट उसको जीन बोलते हैं और ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, न्यूक्लियस, सेल, ऑर्गेनेल्स। ये हायरार्की है, आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ डीएनए क्या होता है। ठीक है, सो देखो स्टोर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, उसके बाद डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है, हेरिडिटी यूनिट है। रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या? जब हम फोरेंसिक साइंस देखते हैं या फिर आपने सीआईडी देखा होगा तो उसमें क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, उनको जब पकड़ना होता है तो क्या करते हैं? ठीक है, उनकी आइडेंटिटी अगर देखना है तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम देख सकते हैं। फिर जो पेरेंटल जांच होती है कि ये किसका बच्चा है या फिर इसके पापा कौन है, तो उसके लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं। डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोरेंसिक साइंस में जो हमने अभी बात की। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में यूज होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें सब पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बट क्यों बोलते हैं उसे, राइट? व्हाई वी कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। सो दैट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेल्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस से पूछ सकते हैं आपसे? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रिचर्ड डाल्टनर ने किया था 1890 के अंदर, एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल ब्रेंडा। कब क्या था? 1990, सॉरी 1898। सो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन ये है इसकी एंड ये इनर मेम्ब्रेन इसकी, क्रिस्टी बोलते हैं इसको। और बीच के अंदर एक स्पेस है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और बीच के अंदर जो लिक्विड होता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली ओवल और रोड शेप होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। आउटर मेम्ब्रेन होता है इसके पास, स्मूथ होता है, फ्रीली परमेबल टू मेनी मॉलिक्यूल्स और प्रोटेक्ट द ऑर्गेनल्स। इनर मेम्ब्रेन इन्वर्टेड टू फॉर्म क्रिस्टी एंड कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शंस एंड हाईली सेलेक्टिव होती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। सो देखो मोर क्रिस्टी होगी तो मोर एटीपी प्रोडक्शन होगा। क्यों? तो इनर मेम्ब्रेन के पास, इसके पास क्रिस्टी होती है, क्यों होती है? अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि हार्ट सेल बोल सकते हैं या नर्वस सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वहाँ पे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा होगी क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, तो ये वेरी करता है इसका नंबर, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं। द फ्लूइड फिल्ड इनर कंपार्टमेंट कंटेंट्स क्या करते हैं? देखो एंजाइम फॉर द क्रेब साइकिल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैप साइकिल चलती है। ठीक है, सिस्टिक साइकिल्स बोलते हैं, एसिड साइकिल्स। एंड सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास, 17s राइबोसोम होते हैं, आयरन होता है एंड मिनरल्स होता है। उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है, जो कि हमने बात की कि आउटर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है उसको बोलते हैं। ठीक है, सो द रीजन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इट प्लेस अ की रोल इन एटीपी प्रोडक्शंस के में की रोल प्ले करता है एंड मेंटेनिंग अ प्रोटीन ग्रेडियंट ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस। ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन के बाद फंक्शन है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, सेल सिग्नलिंग करता है, प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं।
कैल्शियम स्टोरेज, ठीक है, कैल्शियम स्टोरेज में भी यूज होता है ये। बात करते हैं एक थ्योरी, ठीक है, जिसको होता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या होती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? आपने सुना होगा इसके बारे में। तो साइंटिस्ट बिलीव माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट बैक्टीरिया दैट एंटर्ड अ लेयर एंसेस्ट्रल सेल्स एंड फॉर्म्ड ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स। ठीक है, जो बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जिसमें पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, और अभी जो है ह्यूमंस वगैरह उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। सो एविडेंस क्या है कि जैसे कि फर्स्ट ऑन सेलुलर डीएनए, इसके पास ऑन सेलुलर डीएनए होता है, मतलब जैसे कि न्यूक्लियस करता है, उसके पास डीएनए है, तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सब करेगा। तो इसके पास भी ऑन डीएनए, मतलब ये भी क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन वगैरह कर सकता है, ठीक है। 70 राइबोसोम होते हैं इसके पास, एंड डिवाइड इंडिपेंडेंटली बाय बाइनरी फ्यूजन, ओके, एंड डबल मेम्ब्रेन, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो एक फैक्ट है हमारे पास कि हार्ट मसल्स cells contains thousands of mitochondria because the heart requires a continuous and large supply of it। ये भी हम बात की कि जो जहाँ एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टर्स ऑफ द सेल। आपने सुना होगा राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फैक्टर ऑफ द सेल। Okay, so every protein requires for growth, repairs, enzymes, hormones, and structure components in synthesized by ribosome। राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज एमिल पैलेट 1955, और इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम के पिता। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, राइबोसोम्स आर स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है। एंड कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए से कंपोज होता है, एंड प्रोटीन्स। ये ईच राइबोसोम्स हैज टू सब यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। लार्ज सब यूनिट 15S की, और स्मॉल सब यूनिट जो कि 30S की। राइबोसोमल आरएनए आरएनए इसके पास, एंड राइबोसोमल प्रोटीन है इसके अंदर, एंड ट्रांसलेशन इन एक्शन, ये एमआरएनए वगैरह सब होता है इसमें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, ओके। टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें तो 70S और 80S दो टाइप राइबोसोम होते हैं हमारे पास। तो 70S जो राइबोसोम होता है हमारे पास, वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड इसकी दो सब यूनिट होती है, एक तो 50 सब यूनिट होती है और एक 30 सब यूनिट होती है। अब बात करते हैं कि 80S राइबोसोम्स, तो ये साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ओके। इसके अंदर 60S एंड 40S राइबोसोम, सॉरी, सब यूनिट होती है। दो सब यूनिट इसके अंदर होती है, दो इसके पास होती है। सो द एस स्टैंड्स फॉर श्वेडबर्ग यूनिट। जो एस है ना यूनिट के अंदर, इसको श्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, व्हिच मेजर द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशंस। इट डज नॉट रिप्रेजेंट साइज, ओके, क्योंकि ये 60 बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि साइज को रिप्रेजेंट करता है, बट नहीं, ये सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें एक तो सस्पेंशन मिलता है और एक पेलेट मिलता है, ठीक है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे लोकेशन की, सो फ्री इन द साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होता है, अटैच टू द ईआर के साथ अटैच होता है, रफ ईआर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। एंजाइम का प्रोडक्शन भी करवाता है, सेल ग्रोथ करवाता है, ठीक है, एंड टिश्यू रिपेयर। एंड नाउ मूव ऑन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, ईआर, तो ईआर बोलते हैं शॉर्ट में। So the endoplasmic reticulum ER is one of the largest and most important organelles in eukaryotic cell. Okay, it is a network of interconnected membrane-bound tubes and filaments that extend throughout the cytoplasm. Okay. Discovery बात करते हैं, the endoplasmic reticulum was first observed by Keith R. Porter in 1945 using electron microscope. And structure की बात करते हैं, the ER is made up of interconnected membrane-bound structure called को बोलते हैं राइट, जो कि फ्लैटेड सेक्स होते हैं इसमें, एंड ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद वेसिकल्स, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, ठीक है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक, मतलब टू टाइप्स की बात करेंगे हम, इसमें राइबोसोम्स इसमें ऐसे अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक क्योंकि अपना सिंथेसिस करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो कि बिल्कुल स्मूथ होती है, ये देख सकते हैं आप, और ये रफ, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सिस्टीन होती है इसके पास, एंड ईआर ल्यूमेन होती है यहाँ पे। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईआर। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो क्या होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर का जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है उसको करवाता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, देन लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो इसका मतलब होता है कि द ईआर supplies membrane components to newly forming organelles and the plasma membrane, उसको बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके।
बात करें टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स का होता है, हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ होते हैं कुछ टाइप्स के राइबोसोम लगे होते हैं इसके ऊपर, सिस्टीन होती है। फंक्शन क्या होता है, तो वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन का एंड होल्ड न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स, ट्रांसफर प्रोटीन्स टू गोल्जी को ट्रांसफर करता है प्रोटीन्स का लाइसोसोम, और प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर सेक्रेशंस, सेल मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। ओके, फाउंड इन अबाउंडेंट इन, देखो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा होता है अपने पास पैनक्रियाटिक सेल्स, लीवर सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूसिंग होती है उनके पास, ठीक है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके फंक्शन होता है सिंथेसाइज लिपिड, फैट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, देन स्टेरॉइड्स, डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स एंड केमिकल्स लीवर के अंदर, एंड स्टोर करता है कैल्शियम आयन को, राइट। उसके बाद पार्टिसिपेट्स इन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। बात करते हैं गोल्जी एपेटाइटिस क्या होता है, ठीक है। सो आफ्टर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, अभी हमने कहा ईआर उसको सिंथेसाइज करते हैं, तो गोल्जी उसको क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो दे नीड टू बी मॉडिफाइड, सॉर्टेड, पैकेजिंग एंड डिलीवरी टू द देयर डेस्टिनेशंस। सो दिस इंपॉर्टेंट वर्क इज कैरिड आउट बाय गोल्जी एपेटाइटिस, यानी कि अगर हमें बात करें तो गोल्जी एपेटाइटिस क्या है। आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो क्या करते हैं, आप एक ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट, तो क्या करते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई कि आपने जो ऑर्डर किया उसी को सॉर्टेड करेगी, उसकी पैकेज करेगी और उसको डिलीवर करेगी, आप तक पहुंचाएगी, तो ये काम होता है उसका। तो यहाँ पे अगर हम बायोलॉजी के अंदर बात करें तो गोल्जी एपेटाइटिस क्या कर रहा है, जब कुछ प्रोडक्ट बना है प्रोटीन या कुछ भी, तो उसको क्या करेगा, वो सॉर्टेड करेगा, पैकेज करेगा और उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, यानी डिलीवर करेगा। तो ये काम हमारे गोल्जी एपेटाइटिस का होता है। आफ्टर कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस और पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल, बोल सकते हैं इसको, ऐसा बोलते हैं। The Golgi apparatus was discovered by Camille Golgi in 1898 while studying nerve cells. जब गोल्जी, क्योंकि इनके नाम पे इसका नाम रखा है कैमिली गोल्जी, जब नर्व सेल की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी की 1898। स्ट्रक्चर की बात करें तो द गोल्जी apparatus consist of a stacks of a plated membrane bound sacs called cisternae, बोलते हैं इसको cisternae, and it has two main effects. फर्स्ट तो सिस फेस होता है जो कि रिसीविंग करता है, और फेसेस द ईआर, यानी ईआर की तरफ होते हैं, देन रिसीव ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कैरिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दूसरा जो होता है वो ट्रांसफेस होता है जो कि शिपिंग का काम करता है, ठीक है, फेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पैकेज, सेकंड जो पैकेज एंड डिस्पैच, ठीक है, मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स टू देयर डेस्टिनेशन। बात हुई कि आपने एक ऑर्डर किया, उसमें दिखाता है ना आपको कि ऑर्डर पैक्ड, फिर शिपिंग, फिर डिलीवरी, तो कुछ इस तरह से इसका काम है। अब बात करें स्ट्रक्चर की, सो देखो गोल्जी का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे गोल्जी एपेटाइटिस होती है, आप देख सकते हैं ये, और सिस्टीन होती है इसके पास ये, ठीक है, सिस गोल्जी नेटवर्क होता है और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क होता है इसमें। उसका जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं इसके पास, एंड मिडाइल सिस्टीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, और ये ड्यूमेन होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है गोल्जी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन की फंक्शंस की, तो देखो मॉडिफिकेशन में क्या होता है, तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर केमिकली मॉडिफाइड, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स चेंज टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, तो ऐसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो मटेरियल्स आर पैक्ड इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, तो उसको पैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर, फिर शॉर्टिंग करते हैं उसकी, इंश्योर दैट मॉलिक्यूल्स रीच द करेक्ट डेस्टिनेशंस, फिर सेक्रेशन करते हैं, तो सेक्रेटरी वेसिकल्स कैरी हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल। Lysosome formation. So in animal cells, the Golgi apparatus package digestive enzymes into vesicles that become lysosomes. For cell wall materials, यानी कि plants produce and package pectin and hemicellulose required for plant cell wall formations. तो उसको भी क्या करते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं सेल वॉल, जो कि होती है प्लांट सेल के अंदर उसकी। तो देखो सेल continuously produce waste materials, damaged organelles and foreign particles that need to be broken down separately. लाइसोसोम ऐसा बोल सकते हैं कि एक डस्टबिन बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे आगे से हम कचरा वचरा डाल सकते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, तो वो एक प्रोसेस करता है उसको, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डेडवे इन 1955। स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लाइसोसोम का, ठीक है। लाइसोसोम बायोजेनेसिस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसके पास, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन पंप, प्रोटॉन पंप एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाइलिया इसके पास, ठीक है, पैटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। सो ये रिलीज करता है और सेल का प्रॉपर फंक्शन को मेंटेन कर के रखता है, ठीक है। अब बात करें फंक्शन, इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए यूज होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस एंड रीसाइक्लिंग, to break down worn out organelles and recycle useful molecules. Then this process is known as the autophagy, ठीक है, self eating, self
बात करते हैं प्लास्टिड्स की, जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो प्लास्टिड्स आर लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड एल्गी। ठीक है, प्लांट्स और एल्गी के अंदर होता है। दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा, वो इसी का टाइप है। स्टोरेज एंड कलर प्रोडक्शंस, ये देख सकते हैं आप, क्लोरोप्लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन स्पेस होता है, स्ट्रोमा होता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो थाइलेकोइड इन मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। ठीक है, ग्रेनम होता है इसके पास, एंड स्ट्रोमा लेमिली होती है, ल्यूमेन होता है इसके पास, ये जो लेयर दिख रहा है ल्यूमेन है, राइबोसोम्स होते हैं, प्लास्टिड डीएनए होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है इसका। बट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट सेल के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, लीफ के पास। कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ग्रीन कलर होता है, उससे बात है कि कंटेंट क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं ये। उसके बाद स्ट्रोमा फ्लूइड बोलते हैं इसको, एंड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है इसके पास, यही फोटोसिंथेसिस होता है। और ग्रेना होता है, स्टेक्स ऑफ थाइलेकोइड्स। फंक्शन की बात करें तो कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो कि फूड वगैरह बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट मिलेगी तो क्या होना है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये दोनों बनते हैं। सेकंड जो है हमारे पास कि क्रोमोप्लास्ट है, जिसमें कंटेंस पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल के अलावा होते हैं। तो देखो क्या होता है, कैरोटीन, जेंथोफिल एंड लाइकोपिन, ये इसमें आते हैं, ये इसमें आते हैं। फंक्शन ऑफ इंपोर्टेंस की बात करें तो क्या होता है, देखो फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सम रूट्स के अंदर होते हैं। इंपोर्टेंस की बात करें तो क्या होता है, ब्राइट कलर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन, सीड्स डिस्पर्जन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, इस कलर को देखते हुए आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कलरलेस होता है। ठीक है, प्लास्टिक्स एंड फाउंड इन रूट्स के अंदर होता है, ट्यूबर्स के अंदर होता है और सीड्स के अंदर होता है। स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का स्टोरेज करता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो स्टोर करता है स्टार्च को, ये टर्म याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। आ सकता है कि एमाइलोप्लास्ट मतलब किसको स्टोर करता है, तो स्टोर ऑफ स्टार्च। एंड इलेबोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है ऑयल्स को। नेक्स्ट जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है या फिर एलिडोप्लास्ट होता है, वो करता है, स्टोर करता है प्रोटीन को। ठीक है, अब बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, सो वैक्यूल्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड शेल containing cell shape. Okay, let's say the membrane surrounding the vacuoles is called the tonoplast. Okay, स्ट्रक्चर क्या है इसका कि कंटेंट करता है वाटर, शुगर, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, पिगमेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, एंजाइम्स। द वैक्यूल्स प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स। ठीक है, सो वैक्यूल्स इन प्लांट्स, हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स का जो साइज बड़ा होता है और एनिमल्स के अंदर छोटा होता है। जनरल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, यूजली लार्ज होते हैं प्लांट्स के अंदर, ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, एंड वाटर स्टोरेज करते हैं, मेनली इनका काम स्टोरेज का होता है, तो वाटर स्टोरेज करते हैं। ठीक है, एंड टारगर प्रेशर मेंटेन करते हैं हमारे पास, और स्टोरेज करते हैं, उसके बाद डिफेंस में काम आते हैं और ग्रोथ में। तो ये प्लांट्स के अंदर इसका काम होता है। व्हीकल्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर व्हीकल्स की बात करते हैं यूजली स्मॉल होते हैं एंड मोर न्यूमरस होते हैं देन टेम्पोररी होते हैं नहीं भी होते हैं किसी किसी। तो ये काम स्ट्रेस का काम करते हैं इसमें भी, एंड ट्रांसपोर्ट एंड डाइजेशन। ये बेसिक डिफरेंस होता है व्हीकल्स के अंदर, बट प्लांट्स इसके अंदर ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेच का काम करते हैं वहाँ पे, और 80 to 90% द वॉल्यूम ऑफ द सेल ये होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आई विल शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप। ठीक है, माय टेलीग्राम ग्रुप, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये सिलेक्टिव बैरियर की तरह यूज होती है। ठीक है, सो कंट्रोल इनटेक कंट्रोल करती है और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। सेल वॉल जो कि प्लांट के अंदर होती है, तो वो कहते हैं सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, एक्सटर्नल टू द मेम्ब्रेन इन प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमारे साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक साइट है, वहीं पे होती है सारी द जेली लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, फिलिंग द सेल, एंड न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है, स्टोर करता है डीएनए को। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, सो कंटेंट द सेल जेनेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट राइबोसोम जो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, तो असेंबल करता है प्रोटीन्स को फ्रॉम अमीनो एसिड से। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि सिंथेसिस एंड ट्रांसफर करवाता है प्रोटीन एंड लिपिड को। हमने देखा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन रफ विद राइबोसोम्स एंड स्मूथ होती है। गोल्जी एपेटाइटिस देखा, ये एक मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का काम करते हैं, मॉडिफाइड सॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव ऑफ रिसाइकिल्स। ठीक है, यानी कि रिसाइकलिंग। तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, इसलिए तो कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ब्रेक डाउन वेस्ट
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी से रिडक्शन करवाता है एंड द पावर ऑफ द सेल, ठीक है, एंड साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लास्टिक जो होते हैं फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज के लिए होते हैं एंड इंक्लूड्स क्लोरोप्लास्ट राइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड वेक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज एंड ट्रैकर को मेंटेन करते हैं, लार्ज सेंट्रल वेक्यूल्स इन प्लांट्स फॉर स्टोरेज एंड रिजिडिटी। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन क्या होता है, आपने सुना होगा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ठीक है, ये क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट की एक प्रोसेस है ये, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता है कि डिफ्यूजन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, एंटिल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स। दोनों साइड अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है तब तक वो प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर इसका से बात करें तो पैसिव प्रोसेस है, एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम सॉरी मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एंड occurs in gaseous liquids and living cells continuous until equilibrium in is needed, then caused by random motion of molecules। okay, random motion होता है molecule, जिग जिग इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या क्या फैक्टर डिफ्यूजन, ओके, फर्स्ट है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेटर डिफरेंसेस तो फास्टर डिफ्यूजन होगा उसका, एंड टेम्परेचर, हाईली टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करता है मॉलिक्यूल्स मूवमेंट को, सो डिफ्यूजन इज फास्टर, एंड सरफेस एरिया, सो लार्ज सरफेस एरिया फास्टर डिफ्यूजन, एंड डिस्टेंस, shorter distance faster diffusions, or size of a molecule, so smaller molecules so diffuse faster than large molecules। तो ये बेसिक डिफरेंस है, यानी फैक्ट है जो कि अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को, ठीक है। अब मतलब कि जो मैकेनिज्म क्या होता है इसका, ठीक है, एग्जांपल हमने यहाँ पे परफ्यूम का लिया है, ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो गया जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। एग्जांपल वो भी देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल एग्जांपल गैस एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर, O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। उसके बाद गैस एक्सचेंज होती है इन लीव्स के अंदर CO2 टू O2 आउट एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम, ठीक है, जो कि मैंने बताया अभी, एंड टी पार्टिकल्स डिफ्यूज इन हॉट वाटर। दिस आर द एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंस क्या है कि देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, पैसिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। ऑस्मोसिस, सो ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली थ्रू अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, लोअर सॉल्यूट होते हैं वहाँ पे कंसंट्रेशन, टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज नीडेड, राइट। जबकि वाटर कंसंट्रेशन जो होता है मतलब हायर टू लोअर, ये पॉइंट्स क्या होता है कि देखो ओनली इन वाटर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसफर होते हैं, डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है। रिक्वायर सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सिलेक्टिव होती है, जो वाटर के लिए सिलेक्टिव होती है। पैसिव प्रोसेस है, नो एटीपी रिक्वायर्ड एंड वाटर मूव्स डाउन इट्स वाटर पोटेंशियल्स ग्रेडियंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस, ठीक है। एग्जांपल की बात टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड इफेक्ट की बात करें तो सबसे होता है हाइपोटोनिक, क्या होता है कि आउटसाइड सॉल्यूशंस हैज लेस सोल्यूट मोर वाटर, यानी कि बाहर जो है ना लेस सोल्यूट है बट वाटर ज्यादा है, H2 ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वाटर एंटर्स द सेल, सेल स्वेल हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, सेल ऐसे फूल जाएगी, ठीक है, प्लांट सेल। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास की हाइपरटोनिक, राइट, इसमें क्या होता है आउटसाइड सॉल्यूशंस हैज द मोर, आउटसाइड का सॉल्यूशन ज्यादा है, लेस वाटर, और वाटर इतना नहीं है, तो क्या होगा वाटर लीव्स द सेल, सेल श्रिंक हो जाएगी, ये सेल ऐसे श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, वाटर निकल जाएगा बाहर। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर होता है श्रिंकेज, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। आइसोटोनिक मतलब क्या, इक्वल होता है, सॉलिड कंसंट्रेशन सेम इनसाइड एंड आउटसाइड, वाटर अंदर भी उतना है बाहर भी उतना है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो वाटर एंटर एंड लीव एट इक्वल रेट, नो नेट मूवमेंट, सेल साइज रिमेन अनचेंज। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल की बात करें, रेजिन्स इन वाटर, ओके, रेजिन्स स्वेल एज वाटर एंटर बाय ऑस्मोसिस, तो ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ओके। प्लांट रूट की पता है आपको, प्लांट रूट में कहते हैं रूट हैड्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस, तो बायोलॉजिकल एग्जांपल है। आरबीसीएस की बात करें, रेड ब्लड सेल्स, तो देखो हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा, वो स्वेल हो जाएगी, हाइपोटोनिक के अंदर वो श्रिंक होती है, और जो आइसोटोनिक में वो नॉर्मल रहती है, ठीक है। पोटैटो एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं आप, जिसमें जो पिल्ड होता है पोटैटो इन प्योर वाटर बिकम फर्म, यानी कि वाटर अपटेक करता है, वो फूल जाता है। इंपोर्टेंट की बात करते हैं, सो वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स and maintain cell shape and target fascias, helps in opening and closing of stomata, transport of water within plants and maintain fluid balance in animals। तो ये these are the importance of osmosis, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स।
अब बात करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस, you can take a screenshot and also I will share the ppt in my telegram group so you can download, okay, and also if you are, अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन देखा, हमने देखा भी कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि वाटर ही कोई ट्रांसफर करवाना है हमें हायर टू लोअर। सब्सटेंसेस मूविंग एनी मॉलिक्यूल्स गैसेस लिक्विड और सॉलिड्स होता है, इसमें सिर्फ वाटर होता है। एंड मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड कि नॉट ऑलवेज एंड ऑलवेज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन नीडेड, दे रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, पैसिव प्रोसेस होती है, ठीक है, और इसके अंदर नो एटीपी रिक्वायर्ड, ये भी प्रोसेस होती है, तो दोनों ही पैसिव प्रोसेस है। मीडियम की बात करते हैं गैसेस लिक्विड एंड लिविंग सेल्स, और इसमें ओनली सॉल्यूशंस, ठीक है, सेपरेटेड बाय सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। डायरेक्शन बात करें हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन occurs in air, liquids, living cells and semi permeable membrane. एग्जांपल की बात करें तो परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम, ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग इन ब्लड, एंड ऑस्मोसिस के एग्जांपल है कि रेजिन स्वेलिंग इन वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड देन आरबीसीएस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन गो टू माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन डाउनलोड